नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी भारत। भोपाल से आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने त्रिस्तरीय पंचायत संयुक्त मोर्चा महासम्मेलन में सरपंचों और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव के विकास की दिशा और दशा बदलने की ताकत पंचायतों के हाथ में है और उन्होंने इस मौके पर पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए बड़ी घोषणाएं की। डॉक्टर मोहन यादव ने घोषणा की है कि हर गांव में शांति धाम निर्माण के लिए जो भी राशि आवश्यक होगी वहां राज्य सरकार देगी। इसके साथ ही प्रत्येक पंचायत को 50,000 की राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पंचायतें ग्रामीण विकास की रीढ़ है और गांव के विकास का असली आधार है। देश की सुरक्षा और एकता पर बात करते हुए उन्होंने दिल्ली बम धमाकों में दिवंगतों की स्मृति में 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि भी दी और कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने वर्ष 2026 को कृषि आधारित उद्योग वर्ष घोषित करने की घोषणा की है और उन्होंने कहा है कि कृषि आधारित उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ठोस नीतियां बना रही है। डॉक्टर यादव ने यह भी बताया कि प्रदेश में मेडिकल और एग्रीकल्चर कॉलेजों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है ताकि युवाओं को शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके। कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रभात पटेल और प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष राजवीर सिंह तमोर भी मौजूद रहे। दोनों में पंचायतों की भूमिका और ग्रामीण विकास में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी पर अपने विचार साझा किए। सुनिए आगे। तो ये बड़ा पवित्र काम है। हमारे अपने गांव के अंदर सब कुछ है और आखिरी में जो शांति धाम की एक आवश्यकता होती, इसमें कोई अमर नहीं है। जो आया सब जाने वाला है, लेकिन आने और जाने वाले क्रम में आप देखते हो जो गांव के पंचायत के अंदर इस कठिनाई का आपने समाधान अगर निकाल दिया तो पूरे गांव के लिए और गांव वालों की निगाह में आपका एक अलग प्रकार का मान सम्मान बन जाता है। पंचायत को एक अलग निगाह से देखते हैं। कई सारे लोग जिनको रोजमर्रा काम नहीं पड़ता, लेकिन ऐसे कामों को लेकर एक अलग आनंद आता है। हमारी सरकार रोजगार आधारित भी बहुत काम कर रही है, इसलिए रोजगारों को लेकर भी हम बहुत गंभीर है। पंचायतों के माध्यम से भी भविष्य में हमारे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, रोजगार आधारित उद्योग, सभी प्रकार के कामों को लेकर के लंबी प्लानिंग से हम काम कर रहे हैं और आने वाले समय में तो ये कृषि वर्ष हम घोषित करने वाले हैं 2026 का। कृषि आधारित वर्ष, ये इस वर्ष का रोजगार और उद्योग वर्ष था, अगला साल कृषि आधारित उद्योग का। तो आपकी पंचायतों के अंदर भी कृषि आधारित उद्योग कैसे लगे, उनमें लोगों को रोजगार कैसे मिले। और ये कई बार, वैसे तो अधिकांश जगह हमने चिन्हित की है, लेकिन फिर भी कई बार हमारी फसलों को लेकर के, खासकर सब्जी और इस टाइप की फसल जो नुकसान में जाती है, वो सारे उद्योग लगाने के लिए सरकार के माध्यम से, आपके माध्यम से हम वो उद्योग भी लगाने वाले हैं कि टमाटर ज्यादा हो गया तो टमाटर फेंकने की जरूरत क्यों पड़ना चाहिए, टमाटर का पाउडर बन जाएगा। प्याज, लहसुन, आलू, ऐसे कई प्रकार के अलग अलग फसलें हैं। तो सभी क्षेत्रों में जितना अच्छा हो सकता है सरकार के माध्यम से प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से स्कूल कॉलेज, और स्कूल कॉलेज में नहीं, आप तो अंदाज लगा लो, हमारी सरकार बनने के बाद हमने मेडिकल कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले और एग्रीकल्चर कॉलेज भी बहुत तेज गति से खोले। विकास के लिए शिक्षा और चिकित्सा, इस दोनों तरह से। और शिक्षा भी कौन सी, हार्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इसके माध्यम से रोजगार की बड़ी संभावना है। अब हमारे अपने विकास के इस क्रम में लंबे समय तक चलने के लिए जब आज आपसे बात कर रहे हैं तो आखिरी बात तो नहीं है, लेकिन त्योहार तो खूब आनंद से मनना चाहिए। मनना चाहिए कि नहीं मनना चाहिए? तो जहां जहां हमने, ये भी आप भी जरा माननीय मंत्री जी के माध्यम से मंगा लेना, हमारे भगवान राम के, भगवान कृष्ण के या धार्मिक महत्व के ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जो चिन्हित होने से बचे, उनको भी तीर्थ हमारी सरकार बनाने जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें। वो स्थान भी आप बताना। ऐसे प्रत्येक स्थान को हमने अपने राज्य की भौगोलिक सीमाओं के अंदर, भगवान राम अगर अयोध्या से चित्रकूट आए और चित्रकूट से बाद में आगे बढ़े तो किन किन मार्ग से आए और गए होंगे, प्रत्येक स्थान देवस्थान की तरह, वो तीर्थ की तरह विकसित होना चाहिए। ऐसे ही मथुरा वाले, अलीगढ़ वाले बैठे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जोरदार ताली बजाओ। हमने इनके गोपाल कृष्ण कन्हैया के लिए भी योजना बनाई
हमने प्लान बनाया है कि मथुरा से भगवान कृष्ण कंस को मारने के बाद शिक्षा ग्रहण करने आए, तो मथुरा से आने का रास्ता कौन सा, और यहाँ से द्वारका जाने का, नरकासुर को मारने के असम जाने का, हर बार मध्य में मध्य प्रदेश है, तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कई बार भगवान कृष्ण मध्य प्रदेश से गुजरे होंगे। तो जिस जिस मार्ग से गुजरे और वहाँ की कोई लीलाएं जुड़ी है, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बनाने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। मैं आप सबको बधाई देना का इंटेंशन दिख जाता है कि काम की आपकी करने की भावना अगर शुद्ध है तो उस भावना में तो परमात्मा आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जब हम अपने इस तरह की व्यवस्थाओं के लिए आगे बढ़ते हैं तो कई नए टारगेट आते हैं। जैसे अभी माननीय मंत्री जी ने सही कहा, 2472 अटल पंचायत भवन हमारे पास इन गांवों की व्यवस्थाओं के लिए आज की स्थिति में भी जो आंकड़े बताए, 1037 सामुदायिक भवन, 106 जनपद पंचायत के भवन, 5 जिला पंचायत के भवन स्वीकृत की। जब स्वीकृत करो ताली वाली तो बजाओ भाई, आगे के लिए तो कर रहे हैं। सरपंच को सिर्फ प्रस्ताव पारित करने हैं। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की इच्छा थी और उन्होंने कहा था कि शमशान घाट की व्यवस्था देखनी चाहिए, और एक बात के लिए शायद आप भी सहमत होंगे और मन से अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर स्वागत मुख्यमंत्री जी का करिए। पिछले वर्ष 1900 करोड़ ही 5वें वित्त में थे, मुख्यमंत्री जी ने इस बार 6000 करोड़ दिए हैं सरकार के वित्त में, और इसलिए मैं मानता हूं कि इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। पैसा तो आपे के पास जाता है, और इसमें हमने ये तय किया है कि शमशान घाट की पक्की सड़क, सीमेंट सड़क का इसमें मैंने प्रावधान ही सीमेंट सड़क किया है कि आप सीमेंट सड़क बनाइए, फेंसिंग करिए, अतिक्रमण है तो हटेगा। अगर जहां पर बहुत सारी पंचायतें जहां शमशान घाट की जमीन नहीं है, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, अभी आप 3 दिन के इसमें आएंगे, अगर आपके पास सूची हो कि जहां जमीन नहीं है, अब जमीन गांव से 3 किलोमीटर दूर होगी तो कोई कंधे पर रख के ले जाएगा क्या गांव में? तो कोई विकल्प हमारे पास भी होना चाहिए। आप पंचायत के लोग हो, आपके गांव की सुविधा आपको तय करनी चाहिए, और उसके बाद आप कोई जमीन देखो कि ट्रांसफर हो सकती है तो हम ट्रांसफर करने तैयार है, लेकिन बिना मरघटे के कोई पंचायत रह सकती है क्या? मैं भिंड का प्रभारी मंत्री हूँ, वहां पर पंचायतें हैं जहां पर शमशान घाट नहीं है। ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही थी, और उसके हमने 5वें वित्त के पैसे को दिसंबर 26 तक, इस बार का भी पैसा होगा, अगली बार का भी होगा। मनरेगा से आप अर्थवर्क कर सकते हो, सीसी इससे करो, लेकिन दिसंबर 2026 तक जो पंचायत इस काम को पूरा नहीं करेगी तो मैं कार्रवाई करूंगा, जो मैं आपके सामने कह रहा हूं इस भरी अदालत में, क्योंकि ये ऐसा काम नहीं है जिसको रोका जा सके। और इसलिए अतिक्रमण हटाने के लिए अगर आपको लगता है कि सरकारी जमीन खाली करानी है, आप प्रस्ताव पारित करिए। अगर आपको जो मदद चाहिए हमारे अधिकारी से, मंत्रालय से, मुझसे, मैं अतिक्रमण हटाने का, हम भी पक्षधर है, सरकार ने अभियान चला रखा है। आपका प्रस्ताव आएगा तो संबंधित एसडीएम को, कलेक्टर को उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपका पहला चरण है कि आप उसको जिला पंचायत सीओ को भेजिए, उसकी जिम्मेदारी है कि वो कलेक्टर और एसडीएम से बात करके आपके प्रस्ताव को पारित करें। आज आपका सम्मेलन था, माननीय मुख्यमंत्री जी पधारे आपके सम्मेलन में, तो क्या कुछ आपकी मांगे थी? हमारी मांगे जो है बहुत लिमिटेड मांगे थी। सबसे पहली थी खेत सड़क, दूसरी मांग थी हमारी कि 20 कामों की जो बाध्यता है, 20 काम के बाद कोई कर ही नहीं पाएगा तो उसको ख़त्म कर दिया जाए। अब चूँकि भारत सरकार के नाम पे राज्य सरकार का एक नोटिफिकेशन निकल जाता है, और भले कोई बदलाव का नोटिफिकेशन हो, वो नोटिफिकेशन कभी भी बीच में बदला नहीं जाता है। दूसरा, 20 काम के बाद जो हमारी 5वें वित्त और 15 वित्त की राशि का टीएस कराने के लिए जनपद सीओ अनावश्यक रूप से इन्वॉल्वमेंट कर दिया गया है, और जब कि वो पत्र डाल देता है सब इंजीनियर उसके बिना नहीं करते, तो ये कमी है हमारी। एक तो उसको हटाना था। दूसरा, पंचायतों में जो निर्माण कार्य में बजरी है, मुरम है, गिट्टी है, उठाने की छूट प्रदान करने की एक मांग थी। एक मांग थी हमारे जो है कपिलधारा कूप जो बनते हैं जो कृषि कार्य के, उनमें बंद कर दिए गए हैं, बहुत सी जगह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक मनरेगा में पंचायतों के जो भुगतान थे वो डीएससी
जनपद पे स्तर पे है वो ग्राम पंचायत स्तर पे दी जाए। इससे भ्रष्टाचारी खत्म हो जाती है। जो भ्रष्टाचारी का आलम है सबसे ज़्यादा, वो आलम भी बंद हो जाता है। भाई पूर्व में 2013 तक डीएससी ग्राम पंचायत पे थी। इस कोई ऐसी मांग नहीं है जो उस मांग को सरकार या माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर सके। एक हमने स्वेच्छा निधि भी मांगी थी 2 लाख रुपए, तो उसके लिए आश्वासन 50,000 का माननीय मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारी मांग थी कि जो मानदेय है विधानसभा में विधायक और सांसदों को संसद में बढ़ जाता है, चाहे जब बढ़ा लेते हैं 2-3 साल में, और हमारा 3-3 से 5-5 साल में कोई सुनने वाला नहीं है, तो हम भी अपनी बात रखी तो उस पर भी। दिल्ली बम धमाकों को लेकर देश भर में शोक और गुस्से का माहौल है। इसी बीच लखनऊ के शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना शेख अब्बास नकवी ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और निर्दोषों की मौत पर गहरा अफसोस जताया है। मौलाना शेख अब्बास नकवी ने कहा है कि हिंसा इस्लाम के खिलाफ है और किसी भी निर्दोष इंसान का खून बहाना इस्लाम में सख्त मनाही है। उन्होंने कहा है कि जो लोग इस घटना में शामिल हैं वे असल इस्लामी शिक्षा से कसो दूर है। मौलाना ने परोक्ष रूप में पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि सीमा पार से जारी साजिशें अब बंद होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर को पहले ही पूरे कर लिया गया होता तो आज ऐसे हालत पैदा नहीं होते। मौलाना ने सरकार से देश की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू करने की अपील की। मौलाना शेख अब्बास नकवी ने हादसे में मरे गए हिंदू और मुस्लिम सभी पीड़ितों के लिए दुआ की और कहा है कि ऐसी घटनाएं इंसानियत पर एक बड़ा दब्बा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो दिल्ली में कल वाकया पेश आया है ये इंतहाई अफसोसनाक है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए, कम है। क्योंकि जिस मजहब के लोग इसमें मुलव्विस पाए जा रहे हैं, यानी जो लोग, उनकी दाढ़ियां भी मौजूद हैं, वो इस्लाम से अपने को वाबस्ता भी दिखा रहे हैं और उसके बाद वो इस्लाम की शिक्षा से दूर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि वो जिस किताब को, कुरान करीम को वो फॉलो कर रहे हैं और उसकी पैरवी कर रहे हैं, उसने तो सख्त तरीके से मना किया है कि किसी एक भी इंसान का नाहक खून जो नहीं बहना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो सीमा पार से बराबर ये हथकंडे किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जैसा कि सुनने में आ रहा है कि जैश ए मोहम्मद का इसमें हाथ है, मैं ये समझता हूँ कि उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ था, अगर उस वक्त इसको इख्तितामी मरहले तक पहुंचा दिया गया होता तो आज हमारे सामने ऐसी परेशानी ना होती और हम सब खुश होते। लेकिन चूंकि उस वक्त बीच में छोड़ दिया गया इसको, अब मैं ये समझता हूँ कि वो वक्त आ गया है कि अब किसी के दबाव में आए बगैर अपने मिशन को पूरा किया जाए और जो अखंड भारत का सपना है वो भारतवासियों का साकार किया जाए। भाई देखिए, बहरहाल वो तो देश के प्रधानमंत्री हैं और रक्षा मंत्री, इन लोगों का फैसला है क्या था, लेकिन जो आम जनता का उस वक्त ख्वाहिश थी, उनकी तमन्ना थी, जो वो चाह रहे थे, वो यही चाह रहे थे कि अब 2-2-4 हो ही जाए। इस तरीके से रोज जो लोगों का सिंदूर उजाड़ा जा रहा है, अब ये सिलसिला रुक जाना चाहिए। और जैसा कि रक्षा मंत्री जी ने भी कहा था कि अभी ये टेम्परेरी रोका गया है, ये चल रहा है, तो मैं समझता हूँ इसको अब ऑपरेशन सिंदूर को 2.0 में ले आया जाए और इसको आगे बढ़ा दिया। मैं इस बारे में नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इस तरीके से मैं समझता हूँ ये चीज़ें अफसोसनाक हैं अगर इनको लिया जाए। बस हम आखिर में इतना ही कहेंगे कि जो उसमें इंजर्ड हैं, घायल हैं, वो जल्द से जल्द स्वस्थ हों, और जो लोग इस दुनिया से चले गए, जिनका, और इसमें जो मरने वाले हैं इसमें किसी एक मजहब के नहीं है, सब मजहब के लोग इसमें मरे हैं, और मैं समझता हूँ उनके जो लवाहिकीन हैं उन सबको अल्लाह सब्र दे। अब जिनका सिंदूर उजड़ा है, जिनकी गोद उजड़ी है,
परवरदिगार उनको जो है सब्र दे और जो जख्मी है वो जल्द से जल्द सेहतयाब। लखनऊ से बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा बिजली विभाग की कार्यप्रणाली और भुगतान व्यवस्था को लेकर अहम बयान दिया है। मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा है कि राज्य में बिजली बिल भुगतान की स्थिति में अब पहले से सुधार हुआ है और सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश में 100% राजस्व वसूली सुनिश्चित किए जाए। उन्होंने कहा है कि बिजली विभाग लगातार उपभोक्ताओं की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बिजली बिल वसूली में तेजी लाने के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवा की जाए और सरकार का कहना है कि बिजली व्यवस्था में सुधार और राजस्व वसूली दोनों को साथ लेकर चलना ही उनका प्राथमिक लक्ष्य है ताकि उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति मिल सके। आज आप सबको मिलकर के बड़ी खुशी हो रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बिजली विभाग से संबंधित एक जानकारी देने के लिए, अनाउंसमेंट के लिए, ऐतिहासिक रूप से बड़ी राहत देने वाली एक बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक योजना हम लोग लेकर के आए हैं, जिसे आप पीछे स्क्रीन पे अगर चाहें तो देख भी सकते हैं या बाद में हम आपको दिखा देंगे। बिजली बिल राहत योजना 2025 जिसको हम कह रहे हैं। इस योजना के तहत विशेष करके छोटे उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत देने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। इस योजना को 1 दिसंबर से 3 चरणों में 30-30 दिन के 3 चरणों में इसका क्रियान्वयन होगा और इसमें 3 विकल्प दिए जाएंगे। किसी का जिसका भी पिछला बकाया हो और उस बकाये पे जो सरचार्ज लगता है, कई बार देखा गया है कि हमारे उपभोक्ता कई विशेष करके जो छोटे उपभोक्ता हैं, गरीब उपभोक्ता हैं, वो ब्याज और सरचार्ज के भार में दबे जा रहे हैं। तो उनको राहत देने के लिए विशेष रूप से योजना हम लोग लेकर के आए हैं और 3 प्रकार का विकल्प हम उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। पहला विकल्प ये है और ये योजना जो है कई मामले में बहुत ही ऐतिहासिक है। ऐसी योजना तो उत्तर प्रदेश में ये हमारे स्वयं के काल में चौथी योजना है, लेकिन इतनी लचीली, इतनी बड़ी राहत देने वाली योजना पहली बार हम लोग लेकर के आए हैं। किसी अन्य राज्य में भी ऐसी किसी योजना का मेरे ध्यान में, मेरे ख्याल से कोई इतिहास नहीं है। वो इस प्रकार कि अभी तक जो योजनाएं चलती रही हैं, हमारे यहाँ भी जो चली है, उसमें सिर्फ ब्याज या लेट पेमेंट सरचार्ज जिसको बोलते हैं वो माफ किया जाता था 100%। पहले चरण में, दूसरे चरण में उससे कम, तीसरे चरण में उससे भी कम। इस बार जो सरचार्ज की माफी है वो पूरा 90 दिन के तीनों चरणों में वो 100% मतलब सरचार्ज जो है पूरा का पूरा माफ। 90 दिन के अंदर कोई भी व्यक्ति कभी भी इस योजना में जुड़ेगा तो उसको 100% सरचार्ज की जो ब्याज की है माफी उसको मिल जाएगी। इतना ही नहीं, अगर वो इस योजना में जुड़ता है तो ये पहली बार हो रहा है कि 100% सरचार्ज के उपरांत अतिरिक्त जो मूलधन है उसमें भी 25% तक की राहत देने की। लखनऊ से खबर। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री से जोड़े नियमों में बड़ा बदलाव किया है। स्तंभ पंजीयन एवं शुल्क मंत्री रविंद्र जायसवाल ने नए मानकों की घोषणा की है, जिसमें प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत मिल सकती है। मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया है कि अब तक प्रॉपर्टी खरीदते समय 5 प्रकार के मानकों के आधार पर स्तंभ शुल्क देना पड़ता था, लेकिन अब इन मानकों की संख्या को घटाकर 3 कर दिया गया है। अब सिर्फ नगरीय, अर्ध नगरीय और
विकसित क्षेत्र के 3 ही मानक लागू होंगे। मंत्री ने बताया है कि पहले करीब 40 उप मानक थे, जिन्हें घटाकर अब 15 कर दिया गया है और उन्हें स्पष्ट किया है कि बदलाव केवल मानकों में किया गया है, जबकि सर्किल रेट तय करने का अधिकार अब भी स्थानीय जिला प्रशासन के पास रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला रियल एस्टेट सेक्टर और आम खरीदारों दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि नए मानकों से पारदर्शिता और एक रूपता का सुनिश्चित होगी। उत्तर प्रदेश में जनहित में एक और नवाचार किया गया। सुगम सरल टैक्सेशन हो, इसके कारण से जब कोई आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो हमारी मानकीकरण है, मैपिंग है, मानक है, उसको सरल सहज बनाया गया, जिनसे कि आम आदमी भी तय कर लें कि वो जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उस पर कितना उनको स्टाम्प पे करना है। पहले ये संख्या ये था, फॉर्मेट में था 5 प्रकार के, फिर कई सेक्टर थे, 40-50 थे। वो 40-50 सेक्टर को घटाते हुए हम लोग कर दिए 15। जो 5 प्रकार के थे उन्हें कर दिया 3। यानी कि अब शहर में रहने वाले पर क्या स्टाम्प लगेगा, जो अर्धनगरी में यानी नगर निगम से बाहर हैं, प्राधिकरण के अंदर, तो क्या लगेगा, और ग्रामीण एरिया, बस 3 सेक्टर में तय करना होगा। आप सड़क पर हैं तो क्या, 3 सेक्टर में 15 अलग अलग विंग होंगे। सड़क पर है तो, गली में है तो, कॉर्नर पर है तो, कमर्शियल हो तो, मिक्स कमर्शियल हो तो, फ्लैट है तो, ऐसे बनाए 15 प्रकार के। अब कोई भी आदमी सरलता से जब कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो वह खुद भी जान सकता है कि उस पर क्या अप्लाई होता है। यह जनहित के लिए सरल सुगम वर्क कल्चर हो, टैक्सेशन सरल सुगम हो जाए, इसलिए ऐसा किया गया। लखनऊ से बड़ी खबर। एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त टीम ने लखनऊ में डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी की है। यहां करवाए फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल और दिल्ली बम ब्लास्ट की जांच से जुड़ी बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक यह छापेमारी लखनऊ के मडियान इलाके में IIM रोड स्थित मुफ्तीपुर क्षेत्र में चल रही है। एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस और लखनऊ पुलिस की संयुक्त टीमें मौके पर मौजूद है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान जारी है। बताया जा रहा है कि छापेमारी का संबंध आतंकी डॉक्टर मुजमिल की गर्लफ्रेंड शाहीन से भी है और जिससे फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया था। जांच एजेंसियों का अब लखनऊ में उसके नेटवर्क और संभावित संपर्कों की तलाश कर रही है। फिलहाल छापेमारी जारी है और जांच एजेंसियों आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हर एंगल की पड़ताल लगे है और लखनऊ एटीएस की यहां कार्रवाई सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक अहम सुराग साबित हो सकती है। दिल्ली में आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद 2025 में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने युद्ध के बदलते स्वरूप और भविष्य की चुनौतियों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में युद्ध केवल सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगी और बल्कि यहाँ निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा का दौर होगा। मनोहर फरकीरा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान में आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद 2025 में थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि भविष्य में युद्ध क्षेत्रों में निरंतर संघर्ष और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी और उन्होंने कहा है कि अब दीर्घकालिक शांति का युग घटता जा रहा है जबकि बहु क्षेत्रीय और जटिल संघर्ष बढ़ रहे हैं। तो आगे सुनिए। As the future battlefield is concerned, is the era of jostling and competition. The long peace is declining and comprehensive conflicts are on the rise. Means technology is going galore. Means wherever you want, you can use the technology today. Over 50 ongoing conflicts
and more than 100 nations. I used to call it 90, but I was corrected, it's more than 100 now. And Ukraine battlefield, especially, we are watching closely because it is the living lab in terms of the conditions what we are having along our borders. So drones are stalking the armor columns, EW is jamming the radios, precision fires are reaching much beyond 100 kilometers range, info campaigns win wars even before a single shell lands. So if these are the situation we are facing, I'll just give out 3 Ds which are changing the war scenario today. Firstly, the democratization, that is the newest technology coming in and has already been brought out that the platform alone is not relevant. It has to have number of layers supported by this democratized phenomena, that is AI, quantum, robotics, auto system, DEW, that is direct energy weapons, cyber tools, etc. Especially in the gray zone, these play a very important role. So the platforms may be there for a conventional when you have a contact and kinetic battle. But what happens to the other 3 quadrants? Who fights these battles? So these are the new players who have come in now. Diffuse, geographically independent, but dependent. I'll explain it later. Demography, you have citizen soldiers, you have guardian force, you have merchants who are playing both sides and maybe selling the equipment to both sides to orchestrate the war or facilitate the war. फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहे होम टीवी भारत।